MPS 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं, पेपर 2019 जून। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आपको लगता है कि चाइना भविष्य में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा? कारण बताइए। अब 1978 के बाद, आंसर इसका है 1978, 1978 के बाद चीन ने एक स्थिर संस्थागत ढांचा और सत्ता हस्तांतरण की पद्धति विकसित की। उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया और उसमें सत्ता हस्तांतरण, मतलब जो राज्य शक्ति किसी एक के हाथ में होगी उससे दूसरे के हाथ में जाने की, ऐसा एक उन्होंने प्रोसेस विकसित कर लिया, प्रोसेस डेवलप कर लिया और उदारीकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिससे पिछले 20-22 सालों में चीन दुनिया का सबसे तेज प्रगति वाला देश बन गया। जिसकी वजह से चीन जो है उसने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, उसमें जो शक्ति किसी एक के हाथ में होती है उसको सही तरीके से लोगों तक दूसरे हाथों में ट्रांसफ़र किया, जिससे कि वो 20-22 सालों के अंदर एक अच्छा, सबसे ज़्यादा विकास करने वाला, सबसे ज़्यादा डेवलप करने वाला वो देश बन गया। आगे है चीन की सैन्य क्षमता। सबसे पहले इसकी सैन्य क्षमता, उसकी सैनिक क्षमता क्या है, अगर कोई उस पर अटैक करे तो किस तरह से वो लोगों को उनका सामना कर सकता है। चीन आज एक बड़ी सामरिक ताकत है। सामरिक मतलब वही हथियार होते हैं, ठीक है। इसकी केंद्रीय सेना राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी, वो राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। इसकी सेना के संबंध में विस्तृत जानकारी दुनिया के अन्य देशों को उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी सेना की सैन्य शक्ति है उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। जब उनको पता ही नहीं कि उसकी ताकत कितनी है तो उस पर किस तरह से वो अटैक कर सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा ताकत हो। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के माध्यम से इसे कुछ हद तक समझा जा सकता है। अगर इसको समझना है, इसकी सैन्य क्षमता को समझना है, तो उसके लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसके माध्यम से इसको समझा जा सकता है। अब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है क्या? किसान एवं मजदूरों को मिलाकर प्रारंभ में साम्यवादियों ने सेना का संगठन किया। सबसे पहले सेना का संगठन किन लोगों से किया गया? उसमें किसानों और मजदूरों को भर्ती किया गया, जो जापान से युद्ध के बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो किसानों और मजदूरों से जो सेना बनी थी उसी का नाम पीपुल्स लिबरेशन पड़ गया, ठीक है। उस आर्मी का नाम पीपुल्स लिबरेशन पड़ गया। इसने गुरिल्ला गतिविधियों को अपनाकर साम्यवादी क्रांति में सहयोग दिया, मतलब लड़ने के लिए गुरिल्ला की तरह अटैक करते थे और उससे उन्होंने साम्यवादी क्रांति को उन्होंने सहयोग दिया और देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी सहयोग दिया, जिसकी वजह से देश के अंदर शांति व्यवस्था भी उत्पन्न हुई। वर्तमान समय में यह चीनी संविधान के अनुसार केंद्रीय सैन्य आयोग के नियंत्रण में कार्य करती है। अब इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? केंद्रीय सैन्य आयोग का इस पर कंट्रोल है, उसी के कंट्रोल में काम करती है। केंद्रीय सैन्य आयोग में सभापति, कुछ उपसभापति एवं राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा निर्वाचित कुछ सदस्य होते हैं। अब केंद्रीय सैन्य आयोग में कुछ होते हैं, कुछ सभापति होते हैं, ठीक है, और कुछ उनके उपसभापति होते हैं, मेंबर्स और को मेंबर्स, ठीक है। एवं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्वाचित कुछ, जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है उनके द्वारा निर्वाचित किए गए, उनके द्वारा सेलेक्ट किए गए कुछ सदस्य भी इसके अंदर होते हैं। केंद्रीय सैन्य आयोग की कार्य पद्धति। केंद्रीय सैन्य आयोग की कार्य पद्धति से संबंधित संपूर्ण जिम्मेवारी सभापति की होती है, जो उनका हेड होता है उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है। केंद्रीय सैन्य आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका सैन्य आयोग कितने वर्ष तक चलता है? 5 वर्ष तक, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट 5 साल तक चलती है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की स्थल विंग बीजिंग, जीमान नानजिंग, ग्वानझाऊ, शेनयांग, लामयाओ एवं चिगडू जैसे क्षेत्रों में विभाजित है। ये चाइना के कुछ राज्य हैं, उनके नाम हैं, ठीक है। क्या क्या है? बीजिंग है और जीमान नानजिंग है, ग्वानझाऊ है, शेनयांग है, लामयाओ है और चिगडू, ऐसे क्षेत्रों में ये विभाजित है। उल्लेखनीय है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी आंतरिक सुरक्षा, राहत एवं निर्माण कार्यों में लगी रहती है। ये जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है वो इंटरनल प्रोटेक्शन देती है, चीन को इंटरनल प्रोटेक्शन देती है और राहत, और जैसे कोई भूकंप आ गया, कोई महामारी आ गई तो उसमें राहत और निर्माण के कार्य करती है ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है। राष्ट्र सीमा और संभावित युद्ध क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को आवास, स्वास्थ्य, वस्त्र, भोजन, मनोरंजन के साधन के साथ साथ मानव विकास की अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। और राष्ट्र सीमा और संभावित युद्ध क्षेत्र में जो
पीपल्स आर्मी तैनात की जाती है। उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? उन्हें रहने के लिए घर मिलता है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, खाना मिलता है और साथ में एंटरटेनमेंट के साधन भी उन्हें दिए जाते हैं। ऐसी सुविधाएं उनको प्राप्त है जो सीमा पर, जो बॉर्डर पर तैनात है, ठीक है, और जहाँ पर युद्ध हो सकते हैं वहाँ पर तैनात है, उन लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। चीन में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की जल सेना, वो तो थी थल सेना जो ज़मीन पर चलती है, अब जल सेना जो पानी में होती है। चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की जल सेना विंग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 क्षेत्रों में विभाजित है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन में डिवाइड है। इनके पास युद्धपोत, पनडुब्बी, जहाजी बेड़ा एवं तटरक्षक दल हैं। ये पानी के अंदर चलने वाले वो होते हैं, ठीक है। इसे आधुनिक आयुधों से सुसज्जित करने का प्रयास चल रहा है, मतलब इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी देने की कोशिश चलती रहती है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना, ये तो थी जल सेना, अब इसको बोलते वायुसेना। वायुसेना विंग आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित है, मतलब आज जितने भी मॉडर्न हथियार हैं वो सब है उनके पास। विश्व की वायुसेना में इनका स्थान तीसरा है। अगर देखें तो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आती है इनकी वायुसेना। इसकी गुणवत्ता के सुधार हेतु प्रयास चल रहे हैं, फिर भी इसको और सुधारने के लिए कोशिश करते जा रहे हैं। उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि ऊंची टेक्नोलॉजी और नवीनतम तकनीक, नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण इन्हें दिया जा रहा है ताकि ये और ज़्यादा डेवलप हो। इसके अतिरिक्त चीन में रक्षा के क्षेत्र में मिसाइल सेना भी है। जल सेना, थल सेना, वायुसेना तो है, इसके अलावा एक मिसाइल सेना भी है जो प्रशिक्षित वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की देखरेख में कार्यरत है, जहाँ पर एक अच्छे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ होते हैं। मिसाइल एवं परमाणु बम के संबंध में चीन रणनीतिक सिद्धांत काफ़ी व्यवहारिक, विवेकशील एवं वास्तविक है। और जो परमाणु बम से संबंधित जो भी वो मिसाइल वगैरह बनाता है तो इसलिए बड़ी समझदारी से, बुद्धि से वो काम कर रहा है उस क्षेत्र में। इसके अलावा ध्वनि रहित पनडुब्बियाँ, जिनके अंदर आवाज़ नहीं होती, वो पनडुब्बियाँ पानी के अंदर चलेंगी, ब्रिलियंट बम, लेज़र बंदूक, फाइटर विमान और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये सब किसके? पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल में ये सारी चीज़ें। अपनी सेना के विकास के लिए चीन प्रयास करता रहता है। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की उपस्थिति में लगातार वृद्धि हो रही है। जो हिंद महासागर है वहाँ पर चीनी सेना लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चीन सैन्य शक्ति के विकास को अपनी राष्ट्र शक्ति का एक अभिन्न एवं प्रमुख अंग मानता है। तो उसकी जो सैन्य शक्ति है वो उसकी ताकत का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसकी सैन्य शक्ति ज़्यादा है इसलिए कोई इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इस दिशा में प्रारंभ से ही सैन्य आधुनिकीकरण में संलग्न रहा है। उसने अपनी सेना को नई टेक्नोलॉजी दी, हमेशा नई टेक्नोलॉजी के हथियार प्रोवाइड कराए हैं। 1964 में 1964 में परमाणु परीक्षण के बाद इसमें दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। इन्होंने 1964 में परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद इसमें डेवलपमेंट ही हो रही है। चीन सैन्यवाद को अपने राष्ट्रवाद का अभिन्न अंग मानता है, और जो सैन्यवाद है वही उसके राष्ट्रवाद का एक आधार है, बेस है। किसी सेना की शक्ति ज़्यादा है इसीलिए वो अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। ये तो था चीन की सैन्य शक्ति। इसके बाद चीन की अर्थ शक्ति। अर्थ शक्ति क्या होती है? मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी जो होती है। चीन की आर्थिक शक्ति का तीव्र गति से विकास हो रहा है। आर्थिक शक्ति मतलब उनकी मॉनेटरी वो डेवलप कर रहे हैं मॉनेटरीली। 1978 में देंग जियाओपेंग ने उदारवादी आर्थिक नीति को प्रोत्साहित किया, नाम है उसका। देंग जियाओपेंग ने उदारवादी आर्थिक नीति को प्रोत्साहित किया और कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए व्यावहारिक आर्थिक नीतियों पर बल दिया। मतलब कृषि एवं उद्योग, ये दो मेन चीज़ें होती हैं, खेती और हमारी इंडस्ट्रीज। तो इनके आधुनिकीकरण में उनका और उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए उन्होंने और नीतियाँ बनाई, आर्थिक नीतियाँ बनाई, जिसे नई लंबी छलांग स्वतंत्र उद्यम कहा गया। उसका नाम रखा गया नई लंबी छलांग स्वतंत्र उद्यम, इंग्लिश में न्यू लीप फॉरवर्ड फ्री एंटरप्राइज। निजी उद्यमों को कुछ सुविधाएं एवं सीमित स्वतंत्रता प्रदान की गई। जो निजी प्राइवेट उद्यम थे उनको कुछ सुविधाएं और कुछ सीमित स्वतंत्रता, उन्हें इंडिपेंडेंस दी गई लेकिन लिमिटेड, उन पर कंट्रोल भी रखा गया, पूरी तरह उन्हें स्वतंत्र नहीं किया गया। अधिक श्रम हेतु अधिक वेतन का सिद्धांत एवं आत्म प्रबंधन की परियोजना के अधीन अनेक कारखानों की स्थापना की गई। अब उन्होंने एक रूल रखा, जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसे उतना ज़्यादा वेतन दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो मजदूर हैं, जो भी काम कर रहा है, एम्प्लॉय है, वो मन लगाकर काम करे, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए।
आत्म प्रबंध परियोजना के निर्देशक को बैंक से ऋण लेने, अब आत्म प्रबंध परियोजना जो बनी थी उसका जो डायरेक्टर था, निर्देशक था, उसको बैंक से ऋण लेने, उत्पादन का स्तर निश्चित करने, उत्पादन के कुछ भाग को स्वेच्छा से बेचने, लाभ का एक अंश रखने और कर्मचारियों के क्रमिक प्रशासन के संबंध में अधिकार प्रदान किया गया। उसे ये अधिकार दिए गए कि वो बैंक से लोन ले सकता है, उत्पादन के स्तर को मतलब प्रोडक्शन का लेवल सेट कर सकता है, उसमें से कुछ भाग जो प्रॉफिट है कुछ भाग बचाने का उसको अधिकार है, और कुछ पार्ट को, कुछ प्रोडक्शन को वो अपने अंश अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट पर बेच सकता है, उससे किसी और की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आत्म प्रबंध परियोजना का डायरेक्टर, जिसको ये स्वतंत्रता दी गई, उसको ये अधिकार दिए गए। ठीक है, तभी तो वो काम कर सकता है, उसको अधिकार ही नहीं दिया तो परमिशन लेने में लगा रहेगा, काम कैसे करेगा। तो सारे अधिकार उसे दिए गए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। मजदूरों को ज़्यादा वेतन देने का लालच दिया, उसको अधिकार दिए ताकि दोनों काम प्रॉपर तरीके से चलते रहें। फिर पूरे चीन को विशेष आर्थिक जोन में विभाजित करके वहां ऐसी परिस्थितियों के निर्माण का प्रयास हुआ जहां विदेशी निवेशकों ने चीन की भूमि, श्रम एवं निर्यात, उत्पादन संसाधनों का उपयोग करने हेतु उत्साह से कदम बढ़ाया। उन्होंने पूरे चीन के अंदर एक आर्थिक जोन बना दिया, डिवाइड कर दिया, जहां उन्होंने ये कहा कि बाहर से कोई भी इन्वेस्टर जो है वो यहाँ आ सकता है, ज़मीन ले सकता है और किसके शेयर ले सकता है, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो उससे इसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया ताकि बाहर के लोग भी आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। आज इसके परिणाम स्वरूप चीन में विदेशी पूंजी निवेश की मात्रा काफ़ी उच्च स्तर की है, इसीलिए यहाँ पर बाहर की जो इन्वेस्टमेंट हैं वो ज़्यादा है। वर्ष 2004-5 में चीन में 60 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ, 60 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ, जबकि भारत में यह करीब 5 अरब डॉलर था। वहाँ 60 और यहाँ पर 5, 60 अरब डॉलर 5 अरब डॉलर जो भारत में था। पिछले दशक के 4 वर्षों में चीन में चमत्कारिक विकास 10% से अधिक रही, मतलब जो उनकी विकास की दर है वो 10% से अधिक रही है। सरकार द्वारा उच्च विकास दर को नियंत्रित करने की प्रस्तावना के बाद भी, मतलब इतनी ज़्यादा रही है कि उनको कंट्रोल करना पड़ रहा है, उसके कंट्रोल करने के बाद की प्रस्तावना के बाद भी चीन की विकास दर दुनिया में सर्वोच्च है। जो चीन की विकास दर है वो दुनिया में सबसे ऊपर है। इस समय चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 610 अरब डॉलर है, जबकि भारत का 128 अरब डॉलर है। इसमें यदि हांगकांग, मकाऊ का मुद्रा भंडार भी जोड़ दिया जाए तो वह दांतों तले उंगली दबाने जैसा है। अगर मतलब चीन के ही पार्ट हैं हांगकांग, मकाऊ, अगर उसको जोड़ दे तो वो 610 से 750 अरब डॉलर हो जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वर्ष 2004-5 में 32 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ, मतलब उन्हें प्रॉफिट ही 32 अरब डॉलर का से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। अमेरिका और जापान के बाद चीन आज दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत है। अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत है वो अमेरिका और जापान के बाद। ठीक है, अमेरिका और जापान की तो पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, और चीन की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, फिर भी वो आर्थिक ताकत के मामले में तीसरे स्थान पर है। ऐसी संभावना व्यक्त की गई कि 2010 तक वह जापान को पीछे छोड़ देगा। तो ये तो पहले की लिखी हुई है बुक, तो उनको ऐसी संभावनाएं थी कि 2010 तक वो जापान को भी पीछे छोड़ देगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उल्लेखनीय है कि चीन के विकास के मार्ग को गति प्रदान करने के लिए प्रशासकीय सुविधा अनुसार 21 प्रांतों, तिब्बत सहित 5 स्वायत्त क्षेत्रों, बीजिंग, संघाई और तिएनजिन की 3 नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया, मतलब उनको डिवाइड किया गया, अलग अलग राज्य में 21 प्रांत बना दिए गए। ठीक है, जिसमें से 5 स्वायत्त क्षेत्र जहाँ पर उनकी खुद की अपनी गवर्नमेंट होगी, जैसे इंडिया के अंदर ये है, गोवा है, ठीक है, पौंडीचेरी है, उनकी अपनी गवर्नमेंट चलती है वहाँ पर। ठीक है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे 5 क्षेत्र चीन में भी हैं, जिसमें बीजिंग एक है, नहीं जिसमें एक तिब्बत है। स्वायत्त क्षेत्र, और स्वायत्त क्षेत्र कौन कौन से? बीजिंग है, संघाई है, तिएनजिन, और इनकी 3 नगर, बीजिंग, संघाई, तिएनजिन, ये 3 नगर पालिका बनाई गई हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगी। इंग्लैंड का उपनिवेश रहा हांगकांग। इंग्लैंड का उपनिवेश मतलब एक समय पर इंग्लैंड ने हांगकांग के ऊपर भी कब्जा किया था। इंग्लैंड का उपनिवेश रहा हांगकांग 1997 से, और पुर्तगाल का उपनिवेशक मकाऊ
और पुर्तगाल का जो उपनिवेश रहा था मकाऊ 1999 से चीन के प्रशासकीय क्षेत्र में है। अब वो दोनों चीन में शामिल है और उनके प्रशासकीय क्षेत्र में आते हैं वो। सत्ता हस्तांतरण समझौते के अनुसार चीन एक देश दो व्यवस्था के तहत 50 वर्ष के लिए यथास्थिति बनाए रखेगा। सत्ता हस्तांतरण का उन्होंने एक समझौता किया, मतलब जो सत्ता है, जो पावर है, जो उसका ट्रांसफर होगा, उसके लिए उन्होंने रूल बनाया। चीन एक देश है और दो व्यवस्था है, मतलब देश एक है, व्यवस्था उसमें दो प्रकार की है। उसके तहत 50 वर्ष के लिए यथा जो भी रूल बनेंगे वो 50 वर्षों तक जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तटकर रहित मुक्त अर्थव्यवस्था के कारण हांगकांग न केवल विश्व व्यापार, पूंजी आवागमन, संचार, पर्यटन, मनोरंजन के सागर में विशाल जगमगाते मोती जैसा एक खूबसूरत केंद्र है। मतलब तटकर रहित, इसका कोई सीमा नहीं, ऐसी भी सीमा रहित जो हांगकांग है, वो हांगकांग विश्व व्यापार, पूरे वर्ल्ड के व्यापार, पूंजी आवागमन, कैपिटल के आने जाने में, संचार, कम्युनिकेशन, पर्यटन, जो लोग आते हैं, यात्री बाहर से आते देखने के लिए, वो पर्यटक होते हैं, ठीक है, विजिटर्स बोल सकते हैं उनको। मनोरंजन, और इसके सागर में, मतलब मनोरंजन के मामले में वो एक मोती जैसा है, पूरे विशाल सागर में अलग ही चमकता है, ठीक है। ये किसके बारे में लिखा है? ये लिखा है इन्होंने हांगकांग के बारे में। बल्कि विश्व मीडिया के लिए अपने खुलेपन के कारण एशिया प्रशांत क्षेत्र, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन को समझने का एक महत्वपूर्ण वातायन है। मतलब अगर चीन को समझना है तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। एशिया प्रांत क्षेत्र, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन को समझने के लिए हमें हांगकांग के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसका एक पार्ट ही है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद है सारांश, मतलब अब इसकी समरी देखी जाए तो वो क्या है। पूंजीवाद पर टिका समाजवादी चीन संसार का एक शक्तिशाली राष्ट्र है। पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म, और पर टिका समाजवादी, लेकिन है वो समाजवादी, और उसके जो रूल्स है वो पूंजीवाद जैसे हैं, ठीक है। तो वो एक शक्तिशाली देश है, एक तरह से कहने का मतलब है चीन संसार का एक शक्तिशाली राष्ट्र है। इसकी जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है और क्षेत्र भी बड़ा व्यापक है। जनसंख्या तो ज़्यादा है ही, लेकिन उसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है। बाजार और समाजवाद के संगम में चीन की अर्थव्यवस्था ने तीव्र गति से विकास किया है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो समाजवाद हो, किसी भी चीज़ में उन्होंने बहुत तेज़ी से विकास किया है। चीन में लगभग 2.5 दशकों से, यानी कि 2.5 दशक मतलब 25 ईयर्स हो गया, एक दशक में 10 ईयर होते हैं, ठीक है। तो 2.5 दशक मतलब 25 सालों में साम्यवादी नेतृत्व द्वारा जो आर्थिक प्रयोग चलाए जा रहे हैं, उसने चीन को 10% की चमत्कारिक विकास दर प्रदान की है। चीन की जो विकास दर है वो 10% से ज़्यादा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण से बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। बुनियादी मतलब बेस, अपना बेस बनाने से लेकर उन्होंने डेवलपमेंट तक बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की है। चीन के विशेष आर्थिक क्षेत्र अब शक्तिशाली निर्यात केंद्र में बदल गए हैं। उनके जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं वो शक्तिशाली निर्यात, अब वो जो निर्यात करते हैं ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो उसमें उन्होंने निर्यात क्षेत्र में बदल गए हैं। विदेशी निवेशकों को महत्वपूर्ण क्षेत्र में रियायतें प्रदान की गई हैं, मतलब जो बाहर से लोग, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको अलग से रियायतें दी गई हैं, उनको अलग से प्रलोभन दिए, इन्होंने लालच दिया। इन रियायतों ने चीन में विदेशी पूंजी निवेश की गति काफ़ी तेज कर दी, जिसकी वजह से विदेशी पूंजी निवेश यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन लंदन से प्रकाशित मशहूर पत्रिका इकोनॉमिस्ट, लंदन में एक मैगजीन छपती है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट, उसने चीन में आर्थिक सुधारों के दौर में लोगों को आमदनी में तेज़ी से बढ़ती हुई असमानता को चिन्हित किया है। मतलब लंदन में एक पत्रिका, एक मैगजीन है इकोनॉमिस्ट नाम से, जिसमें ये लिखा है कि जो आर्थिक सुधार तो हो रहे हैं, लेकिन जो लोगों की अर्निंग है, पर कैपिटा इनकम जिसको बोल सकते हैं, उसमें गिरावट आई है, उसमें असमानता है। किसी की ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा है, किसी की कम है तो बहुत कम है, उसमें असमानता है, ठीक है। ओवरऑल तो वो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग नहीं कर रहे। बताया गया है कि ग्रामीण और शहरी लोगों की औसत आय का अनुपात इस दौरान में 1 और 1.8 से बढ़कर 1 और 6 हो गया है। पहले क्या था, ग्रामीण और शहरी लोगों, जैसे गांव के लोगों की आय का अनुपात 1 होता था, तो शहर में 1.8 होता था, 0.8 का डिफरेंस था। लेकिन अब वो बढ़कर 1 से 6 हो गया, अब वहाँ पर 5 का डिफरेंस आ गया है, 5% का डिफरेंस आ गया, यानी कि अमीर अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए।
आज भी चीन की 2/3 आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, उसकी 2/3 पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहती है। इसीलिए आर्थिक सुधारों के लाभ की कमी हकीकत समझी जाती है, लेकिन आर्थिक सुधार के जो प्रॉफिट होने चाहिए वो नहीं है। जब तक चीनी समाजवादी नेतृत्व समाजवादी योजना और स्वामित्व पर कायम रहेगा, जैसा कि 1979 में विदेशी कंपनियों के संयुक्त उद्यम समाजवादी लक्ष्य में परिचालित थे, सरकार ने अपने स्वामित्व पर बल दिया। सरकार ने कहा कि कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहेगा, उसने उस पर बल दिया। मजदूरों की नियुक्ति तथा मजदूरों आदि के बारे में नियम बनाए, तो उसे बाजार नहीं मिला। जब गवर्नमेंट ने ये किया तो उसे मार्केट नहीं मिली, और अब उसे बाजार मिल गया। तो आज वहाँ समाजवाद की जगह पूंजीवाद बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। मतलब समाजवाद नहीं, मतलब गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है, कुछ लोगों के हाथ में शक्ति है, तो वो पूंजीवाद बढ़ रहा है वहाँ पर, समाजवाद नहीं बढ़ रहा। विदेशी निवेशकों के दक्षिण चीन के अनेक फर्मों में लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। जो विदेशी जो बाहर से इन्होंने इन्वेस्टमेंट ली है, उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है दक्षिण चीन के ऊपर, क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो अब डेवलप नहीं कर सकते, उसके उनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। 1991 में राज्य स्वामित्व वाली फर्मों का हिस्सा कुल औद्योगिक उत्पाद का 53% था। 1991 में जो गवर्नमेंट का जो हिस्सा था वो 53% था, जो दशक पूर्व 80% से काफ़ी कम है। जो 10 साल पहले 80% था, उससे कम होकर कितना हो गया, 53% हो गया, और घटने का यह सिलसिला जारी है। अब ये 50% से 3% से भी नीचे जा रहा है, क्योंकि राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम तेजी से बंद हो रहे हैं। जो जिसपे गवर्नमेंट का अधिकार है वो बहुत तेजी से बंद हो रहे हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साझेदार बनकर उनके मुनाफे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब गवर्नमेंट भी क्या है, जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करके अपना मुनाफा कमा रहे हैं, क्या करें, उनको भी पैसे चाहिए। इसके भयावह परिणाम आम चीनी नागरिकों को भुगतने पड़ रहे हैं। अब जो उसके परिणाम है, जो नॉर्मल जनता है, नॉर्मल लोग हैं, उनको झेलने पड़ रहे हैं। छटनी के परिणाम स्वरूप होकर करोड़ों मजदूर बेरोजगार की फौज में शामिल हो रहे हैं। अब क्या होता है, जब किसी विदेशी कंपनी का कब्जा होता है तो वो ज़्यादातर अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको अपने तरीके के लोग चाहिए होते हैं। तो वहाँ यहाँ के जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको तो वो रखेंगे नहीं, जिसकी वजह से वो लोग जो है बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। ठीक है। केंद्रीय राजस्व में कमी के कारण सरकार सामाजिक सुरक्षा की अपनी जिम्मेवारी में कटौती कर रही है। केंद्रीय राजस्व मतलब जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है वो कम हो रहा है, तो वो लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी, उसमें वो कमी कर रही है, लोगों को सुविधाएं देने में कमी कर रही है। चीनी सरकार ने माना है कि विदेशी पूंजी निवेशों की शर्तों पर चलने से शहरी बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। अब चीनी सरकार ये मानती है कि विदेशी पूंजी निवेश की जो शर्तें हैं उसकी वजह से शहरों में बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद चीन आज दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है। फिर भी देखा जाए तो चीन जो है तीसरी बड़ी ताकत है। मूलभूत ढांचे के सुधार में चीन ने सफलता प्राप्त की है, अपना जो स्ट्रक्चर है उसको सुधारने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। चीन में साक्षरता, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान एवं मिसाइल कार्यक्रम समुन्नत है। मतलब वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी, साइंस, अंतरिक्ष अनुसंधान, सैटेलाइट वगैरह, मिसाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी भी सही चल रही हैं। चीन में साक्षरता, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान एवं मिसाइल कार्यक्रम समुन्नत हैं। उच्च टेक्नोलॉजी एवं ज्ञान आधारित उद्योगों से आधुनिकीकरण दिखाई पड़ता है। उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है और उनके जो ज्ञान पर आधारित उद्योग है उसकी वजह से दिखाई देता है कि वो आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन दिखाई पड़ती है उसके अंदर। तथा ताइवान एवं सीमा के विवाद के बावजूद चीन जिस गति से प्रगति कर रहा है उससे आशा की जाती है कि चीन शीघ्र ही समृद्धशाली राष्ट्रों की श्रेणी में होगा। जल्दी ही वो एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में सामने आ जाएगा।